इज अमन कुशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के जो लेसन 9 है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो हमारे जो करंट अफेयर की सीरीज़ का नाम है वो नाम है यहाँ पर सृजन। और इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली हम करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर रहे हैं 1 जनवरी 2019 से लेके अब तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर है, तो वो सब हम इस सीरीज़ के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। एंड अब तक हमने यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर 8 लेसन हम देख चुके हैं, और उन 8 लेसन के अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेके 24 फरवरी 2019 तक का जो भी करंट अफेयर का मैटर है वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप ये वीडियो देखने से पहले आपने वो बाकी के सारे वीडियोस यहाँ पर देख लिए हों। तो अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है सुषमा स्वराज जी से रिलेटेड। तो सुषमा स्वराज जी यहाँ पर क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इनको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो बॉडी है, जो जिसकी मीटिंग हुई थी, जिसका 46 सेशन यहाँ पर हुआ था अबू धाबी के अंदर, वहाँ पर इन्हें एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया था। एंड ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया गया था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल जो रिलेशंस है तो उसको ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया की जो एंट्री थी उसको यहाँ पर अपोज किया था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक जो साख है, इंडिया का जो एक टोरा जिसे बोला जाता है, वो एक वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के जो मना करने के बावजूद भी इंडिया को यहाँ पर एंट्री दी गई, और एंट्री ही नहीं दी गई, इसके अलावा उन्हें चीफ गेस्ट का भी यहाँ पर दर्जा दिया गया। तो सुषमा स्वराज जी उस टाइम पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहती थी। बाहर से जो लोग आते थे उनको कोई भी दिक्कत होती थी, चाहे पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, चाहे भी वीज़ा से रिलेटेड इशू हो, चाहे भी किसी भी कंट्री के अंदर हमारे देश के नागरिक वहाँ पर फंसे हों, तो उनको निकालने के अंदर सुषमा स्वराज जी को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर उनको याद किया जाता है। वो अब हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सुषमा स्वराज जी से रिलेटेड। तो 46 सेशन जो हुआ था अबू धाबी के अंदर, वहाँ पर इनको एज चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया था। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कोऑपरेशन है, इससे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे बहुत सारी बॉडीज यहाँ पर होती है, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, G20, G8, G4, इसके अलावा बेसिक, एशियान, EU। तो उन सब में जो OIC है ये सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशन का जो ग्रुप है उसके अंदर 193 मेंबर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर मेंबर है तो OIC के अंदर है, जिसके अंदर 57 मेंबर्स हैं यहाँ पर। एंड 57 मेंबर्स यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि ये एक कलेक्टिव वॉइस है, किसकी? यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस के रूप में यहाँ पर ये काम करते हैं। तो जो 46 सेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अबू धाबी के अंदर यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर सुषमा स्वराज जी को यहाँ पर ऐसे चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया था। तो इसकी जो थीम थी 50 ईयर्स ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, रोड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। तो इसकी थीम से बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी। एंड इसके टोटल मेंबर कितने? 57 मेंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है यूनाइटेड नेशन के बाद। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर इसका जेद्दा के अंदर। एंड जेद्दा कहाँ पर? मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर। तो इसका हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना है सऊदी अरेबिया के अंदर है। एंड 2019 के अंदर इसकी कौन सी एनिवर्सरी? तो 50th एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1969 के अंदर यहाँ पर इसको बनाया गया, 15th एनिवर्सरी थी यहाँ पर 2019 के अंदर। और सेशन कौन सा था? सेशन था 46th सेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर साल यहाँ पर सेशन होता हो, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इंडिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया की एक सेक्युलर नेशन के रूप में इंडिया यहाँ पर जाना जाता है। जबकि अगर ऐसे पॉपुलेशन हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया के इंडोनेशिया के अंदर है, जहाँ पर लगभग 12.70% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 11.10%। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया के अंदर है, जहाँ पे लगभग पाकिस्तान से ओनली हम 0.20% यहाँ पर पीछे हैं। लगभग हमारे यहाँ भी 11% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो मुस्लिम मतलब टोटल वर्ल्ड की 11% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। फिर भी इंडिया उसका यहाँ पर मेंबर नहीं है। तो इंडिया को आगे यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो आपको ऑर्डर भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सबसे पहले आता है इंडोनेशिया, देन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन बांग्लादेश, देन लास्ट के अंदर आता है नाइजीरिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज का जो ऑर्डर है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये 57 मेंबर की बॉडी है। 2019 के अंदर 50th एनिवर्सरी थी। इसकी थीम क्या थी वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन से रिलेटेड। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में रहता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो वर्ल्ड ट्रेड है उसके अंदर भी इस पार्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा ऐसे पॉपुलेशन भी हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल लेवल का ये पार्ट है तो ये उसको यहाँ पर प्रमोट करती है। तो इसके अंदर हुआ क्या था कि अमिताभ बच्चन जी जो हमारे महानायक है, बॉलीवुड के बहुत बड़े यहाँ पर स्टार हैं, तो उनको यहाँ पर ऐसे गुडविल एम्बेसडर यहाँ पर हेपेटाइटिस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। तो ये किसके द्वारा सेलेक्ट किया गया था? तो WHO के द्वारा यहाँ पर ये सेलेक्ट किया गया था। एंड हेपेटाइटिस बी आपको देखा होगा बहुत सारी यहाँ पर एक वायरल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो मेनली किसको अटैक करती है तो लीवर को यहाँ पर ये अटैक करती है। इसकी वजह से एक्यूट डिजीज भी आपको हो सकती है। इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीज है इसका भी आपको यहाँ पर खतरा रहता है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर WHO के फिगर के हिसाब से हम देखें तो लगभग 300 मिलियन लोग जो हेपेटाइटिस है इसके द्वारा यहाँ पर इन्फेक्ट होते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया, जैसा कि मतलब था, जैसे कि आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर पोलियो के भी एम्बेसडर थे इंडिया की तरफ से। देन आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने इसको काफ़ी प्रमोट किया था एंड इंडिया आज पोलियो मुक्त यहाँ पर हो चुका है। वैसे अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी को यहाँ पर लिया जाता है तो वो अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं। अमिताभ बच्चन जी बहुत सारी बीमारियों से यहाँ पर रिलेटेड काम कर चुके हैं, यहाँ पर उनके एम्बेसडर यहाँ पर रह चुके हैं। एंड ऐसे इंडिया के अंदर ही इनको नहीं फॉलो किया जाता, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अमिताभ बच्चन जी को ऐसे गुडविल एम्बेसडर ऑफ हेपेटाइटिस बी यहाँ पर उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एंड इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो 28 जुलाई को यहाँ पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हेपेटाइटिस को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, थाईलैंड है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हेपेटाइटिस के जो केसेस हैं वो बिल्कुल नहीं आते, उन्होंने पूरा इसको यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ केसेस वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास MOU से रिलेटेड। तो MOU यहाँ पर किस किस के बीच में यहाँ पर साइन हुआ है? तो MOU यहाँ पर साइन हुआ है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। किस फील्ड के अंदर साइन हुआ है? तो कोऑपरेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस। तो पीसफुल पर्पस के लिए यहाँ पर जो आउटर स्पेस है, मतलब स्पेस के बाहर भी जो हम यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, इसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, हमारी वॉर से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट्स वगैरह जाती है, तो उसका पीसफुल यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। किसी भी कंट्री की मोनोपोली यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इंडोनेशिया एंड इंडिया दोनों ने यहाँ पर एक MOU जो है वो अपने यहाँ पर साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास दृष्टि डैशबोर्ड से रिलेटेड। तो दृष्टि डैशबोर्ड बेसिकली यहाँ पर क्या है कि रेलवे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। इसके अंदर होगा क्या कि लोगों को जो रेलवे के जो भी काम है, रेलवे की जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो सारी जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मिल जाएगी। एंड ये एक बूस्ट माना जा सकता है ऐसे डिजिटल इंडिया को। जैसे डिजिटल इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो जितनी भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरे के लिए दूसरे पे जा रहे हैं। तो सारी जो वन विंडो सॉल्यूशन जो होता है कि एक ही विंडो पे आपको जितनी भी सारी चीज़ें आपको चाहिए वो सब मिल गई हैं। तो दृष्टि डैशबोर्ड आपको याद रखना है रेलवे मिनिस्ट्री से रिलेटेड है एंड अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास MOU से रिलेटेड। तो MOU यहाँ पर इंडिया ने साइन किया है ब्राज़ील से रिलेटेड। तो ब्राज़ील का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाता है। ब्राज़ील के अंदर मतलब हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब उनको संविधान की तरफ से राइट मिला हुआ है कि आपकी जो हेल्थ की जिम्मेदारी है वो सरकार की यहाँ पर रहेगी। एंड इंडिया भी यहाँ पर हेल्थ केयर के सिस्टम में अब आगे बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्कीम्स के बारे में बताया था, आयुष्मान भारत के बारे में बताया था, इसके अलावा नेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेसन के अंदर। तो उसके अंदर भी ये है कि लगभग 50 करोड़ लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। एंड दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम ये होने वाली है अगर इसको अच्छे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया तो वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ब्राज़ील के साथ हमने यहाँ पर MOU साइन किया है, जिसके तहत हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। तो कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपके यहाँ पर अच्छी है तो वो आप हमें बताइए, इसके अलावा आपके यहाँ जो चीज़ अच्छी है वो हम आपसे यहाँ पर सीखेंगे। तो ब्राज़ील का आपको ये ध्यान रखना है। एंड ब्राज़ील बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में होता है क्योंकि ब्राज़ील एंड इंडिया बहुत सारे जो फोरम्स हैं उनके अंदर साथ में हैं, जैसे कि ब्रिक्स के अंदर देख सकते हैं, IBSA के अंदर देख सकते हैं, G4 कंट्रीज़, जिसके अंदर मेनली माना जाता है कि वो कंट्रीज़ जो एक दूसरे का यहाँ पर सपोर्ट करती हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको परमानेंट सीट यहाँ पर मिले। तो उसका भी ब्राज़ील यहाँ पर इंडिया के साथ पार्ट है। इसके अलावा G20 का पार्ट है ब्राज़ील। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया के अंदर जो एक बॉडी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, गुड़गांव के अंदर, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर पार्ट है ब्राज़ील यहाँ पर। एंड जो ब्राज़ील के यहाँ पर जो
प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो 71 जो रिपब्लिक डे इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया गया था उसके चीफ गेस्ट भी थे। तो इंडिया एंड ब्राज़ील यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इंडिया के पास काफ़ी कुछ है यहाँ पर ब्राज़ील से सीखने के लिए, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चागोस आर्कीपेलागो से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था, जैसे कि आपको पता होगा कि आइलैंड से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर चलते रहते हैं, एंड आइलैंड का नाम देकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये आइलैंड किस कंट्री का है यहाँ पर, या फिर किस किस के बीच में यहाँ पर इसको लेके इशू चल रहा है। तो जो चागोस आर्कीपेलागो है ये कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, इज ए ग्रुप ऑफ 7 एटोल्स कंप्राइजिंग मोर देन 60 इंडिविजुअल ट्रॉपिक आइलैंड इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि किस रीजन के अंदर ये, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो चागोस आर्कीपेलागो है ये यहाँ पर सिचुएटेड है, एंड ये किस किस के बीच में यहाँ पर इशू चल रहा है, तो ये ब्रिटेन एंड मॉरिशस के बीच में यहाँ पर इसको लेके इशू चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने एक टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर राज किया था, वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा एरिया पे ब्रिटेन का यहाँ पर राज था, इंडिया को भी 200 सालों तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बना कर रखा था। तो बहुत सारे टेरिटरीज़ को लेकर अभी भी ब्रिटेन का यहाँ पर इशू चलता रहता है, क्योंकि वो एक टाइम पर सबका यहाँ पर स्वामी था, सारी जो प्रॉपर्टी थी, सारी जो भी ज़मीन जायदाद जो भी थी वो सब ब्रिटेन के अंडर थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर चागोस जो आर्कीपेलागो है उसको लेके भी यहाँ पर इशू चल रहा है मॉरिशियस एंड ब्रिटेन के बीच में, एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये यहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर भी बताया था कि बहुत सारे बैंक्स को यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के दायरे से यहाँ पर बाहर रखा गया है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसके द्वारा यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। एंड अभी कौन कौन से बैंक यहाँ से बाहर निकले हैं, तो इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इसके अलावा लक्ष्मी बैंक को यहाँ पर पीसीए के जो नॉर्म्स है उससे बाहर निकाला गया है। एंड पीसीए के नॉर्म्स के तहत मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लास्ट लेसन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो तो होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, कि मतलब आपका आने जितनी आपने कैपिटल दी है उसका आने का कितना रिस्क है आपका, कि आएगी या नहीं आएगी। अगर आने का रिस्क जैसे बढ़ता जाता है तो बहुत सारी केसेस के अंदर इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा लगा के बताया जाता है पहले ही, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स पूरी कवर करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर डिटेल के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा नेट एनपीए यहाँ पर देखा जाता है कि नेट एनपीए कितना है बैंक का। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट देखा जाता है। अगर ये 3 कंडीशन के ऊपर यहाँ पर आपको मतलब तोला जाता है कि आपका जो बैंक है वो पीसीए के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी बैंक पीसीए के अंदर आ जाता है तो वो भी जो नॉर्मल लैंडिंग जो एक्टिविटीज़ है, मतलब लोन देने वगैरह की जो भी काम वगैरह होते हैं वो सब वहाँ पर नहीं कर सकता है। मतलब उसका बेड जो लोन है वो यहाँ पर बढ़ता जाता है, एनपी यहाँ पर बढ़ता जाता है। देन वो बाहर से यहाँ पर लोन उठाते हैं, अपने आप को रिकैपिटलाइज करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर फंड देती है उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है। तो जब वो रिकैपिटलाइज हो जाते हैं, एक स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, तब आरबीआई उनको वापस चेक करके वापस उनको जो पीसीए के नॉर्म्स है उनसे वहाँ पे बाहर निकाल देती है। देन उसके बाद वापस से वो जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको वहाँ पर चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किससे रिलेटेड है, आरबीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड है, जिसके अंदर 3 यहाँ पर पिलर्स हैं, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, नेट एनपीए, इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पर लॉन्च किया है, यहाँ पर लॉन्चेस स्टार्ट लेबलिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट होम। दिस इज लाइकली टू सेव 90 बिलियन यूनिट्स बाय द ईयर 2030। तो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में इंडिया यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। एंड एक जो अभी रिपोर्ट थी इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी की, उसके अंदर देखा गया है कि जो भी ग्लोबल के अंदर जो भी एनर्जी की डिमांड राइज हो रही है उसका 70% ओनली 3 कंट्रीज से यहाँ पर आ रहा है, इंडिया, यूएस एंड चाइना। एंड इंडेक्स भी निकलती है, जैसे कि एसडीआई जो इंडेक्स निकलती है उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखा जाता है। देन उसके अंदर माना जाता है कि अगर आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आपका जो नेशन है वो एक ग्रो कर रहा है। क्योंकि अगर लाइट कहीं जा रही है, देन लाइट जाने से ऐसा नहीं है कि ओनली लाइट गई तो एक छोटी सी बात हो गई। अगर किसी बड़ी सिटी के अंदर लाइट चल जाए तो एक बहुत बड़ी वहाँ पर इशू हो जाता है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, तो वहाँ पर दिन रात वहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, दिन रात वहाँ पर बहुत लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन वहाँ का होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे ये किया है कि हम जो एक क्लीन एनर्जी की तरफ वहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर हम बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टार लेबलिंग की जाती है, आप कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसके अंदर देखा रहता है कि ये 5 स्टार है, 3 स्टार है, 7 स्टार है। तो बेसिकली जितने ज़्यादा स्टार किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पर मार्क है, मतलब वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब उतना ही ज़्यादा वो आपकी एनर्जी वहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर वहाँ पर बचाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। एंड इस प्रोग्राम के द्वारा लगभग हम कितनी बिजली यहाँ पर बचा लेंगे, तो लगभग 90 बिलियन यूनिट्स हम यहाँ पर बचा सकते हैं बाय द ईयर 2030, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है तो उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो उसके अंदर संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के बीच में यहाँ पर ये सेलिब्रेट की जाती है।
मतलब लड़ी जाती है, मतलब प्रैक्टिस की जाती है। तो संप्रीति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसकी, इंडिया एंड बांग्लादेश की। एंड ये जो 2019 वाली थी किस कंट्री के अंदर हो रही थी, तो बांग्लादेश के अंदर हो रही थी। और ये कौन सा एडिशन था इसका, तो 8th एडिशन था। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एक जो प्रमोशन है, जो रिलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के बीच में, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको और बिल्ड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और ज़्यादा ताकत देने के लिए ये यहाँ पर जो एक्सरसाइज है यहाँ पर की जाती है। बहुत सारे देशों के बीच में की जाती है। इंडिया की मालाबार एक्सरसाइज वगैरह भी होती है। इसके अलावा इंडिया की इंटरनली बहुत सारी यहाँ पर एक्सरसाइज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वायु शक्ति जो होती है पोखरण के अंदर। इसके अलावा गगन शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा फ्रांस के साथ होती है, रशिया के साथ होती है, यूएस के साथ होती है, यूके के साथ होती है। एंड बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर उनके साथ इंडिया की एक्सरसाइज यहाँ पर चलती जाती है। तो संप्रीति के बारे में आपको ध्यान रखना है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। तो हर साल ये अल्टरनेटिवली होती है कि इस साल बांग्लादेश के अंदर हो गई तो इस साल इंडिया के अंदर यहाँ पर होगी। तो ऐसा यहाँ पर जो इसका जो ये काम है तो ये यहाँ पर चलता रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एक्सरसाइज राहत से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज राहत यहाँ पर क्या होती है, तो एक्सरसाइज राहत का बेसिकली यहाँ पर मतलब है, तो ये कहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुई थी, तो कंडक्टेड के अंदर यहाँ पर इसको कंडक्ट यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ए 2 day ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो ये 2 day की यहाँ पर एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जैसे कहीं भी अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी वगैरह आ जाती है, तो उसकी मॉक ड्रिल यहाँ पर कराई जाती है। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, आर्म फोर्सेस होती हैं, इसके अलावा एसडीआरएफ होती है जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो फंड होता है उसकी जो टीम होती है, एनडीएमए होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो वो सब मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। तो एक्सरसाइज राहत से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक्सरसाइज राहत कहाँ पर ये कंडक्ट की गई थी, तो जयपुर के अंदर यहाँ पर ये कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास श्रेयस से रिलेटेड। तो श्रेयस यहाँ पर क्या है, तो श्रेयस की यहाँ पर फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकती है कि स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। ठीक है, तो श्रेयस की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। एंड ये किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है, तो बाई एमएचआरडी, मतलब जो हमारी ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च की गई है। तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, तो जो छोटे एग्जाम्स हैं तो उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेयस की आपको फुल फॉर्म देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ए स्टैंड फॉर, एच स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, ऐसे जो एब्रीवेशन है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। जो बड़े एग्जाम है उसके अंदर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, तो प्रोवाइड इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टू द जनरल ग्रेजुएट। तो जैसा कि देखा जाता है कि इंडिया के जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है। एम्प्लॉयबिलिटी कम होने का मतलब होता है कि जितनी भी उनकी पढ़ाई हुई है वो उतनी टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर नहीं ली है। मतलब उनकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो डिग्री है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन वो इंडस्ट्री के कोई भी यहाँ पर काम के नहीं है। ठीक है, तो उनको स्किल देने के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे मिशन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। एक स्किल इंडिया मिशन का नाम भी आपने यहाँ पर सुना होगा। तो उसी की कड़ी के अंदर जो श्रेयस प्रोग्राम है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या रहेगा, टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ। तो इंडियन यूथ की यहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी आत्मनिर्भर भारत का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक जो ग्लोबलाइजेशन का जो हमने एक बड़ा चढ़ाकर बताया था कि एक ही मॉल के अंदर आपको जर्मनी के आइटम मिल जाएंगे, फ्रांस के आइटम मिल जाते हैं, यूएस के आइटम मिल जाते हैं, चाइना के आइटम मिल जाते हैं, लेकिन एक जो भी नेशनलिज्म की जो भावना चल रही है, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे, जैसे कि हम बहुत सारी बार करते हैं दीपावली के टाइम पे कि बॉयकॉट चाइना, चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश ही आगे बढ़े, हमारे देश की कंपनियां ही आगे बढ़े, ताकि वो देश की कंपनियां आगे बढ़ के हमारे देश के लोगों को ही रोज़गार दे, देश का पैसा देश के अंदर ही रहे। तो इसके अंदर ही वैसे होता क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी जब तक इंडिया की यूथ की नहीं रहेगी तो वो हमारे जो कंपनीज है वो भी कैसे आगे बढ़ेंगे। उनको भी तो ऐसे यूथ चाहिए जो अच्छे से काम कर सके, उनके पास स्किल हो। मतलब बेसिकली मतलब ये कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो स्कीम है श्रेयस ये यहाँ पर लॉन्च की गई है एमएचआरडी के यहाँ पर द्वारा। द स्कीम वुड बी ऑपरेशनलाइज बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, तो लॉन्च किसके द्वारा यहाँ पर की गई है, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर जो स्कीम है लॉन्च की गई है। एम क्या है इसका, एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर बढ़ानी है। और इसके जो ऑपरेशन इसको किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब ऑपरेशनलाइज किसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा यहाँ पर इसको यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी ऐसे लेक्चर मिलते रहें, आपका जो भी सिलेबस है एग्जाम से रिलेटेड वो यहाँ पर आपका साथ साथ कवर होता रहे, आपको सारी जो चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर नहीं जा सकते, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर रहने का, खाने का, पीने का
जो भी पैसे हैं वो वहाँ पर नहीं दे सकते और उनको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर देख सकें और अपने जो सपने हैं उनको पूरे कर सकें, ताकि मैं भी और आपके साथ मैं भी उनकी जो एक लाइफ है उसको सही करने में छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दे सकूं। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।